जीडीपीजी, आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट या गेट एक्सेल, एक अच्छी सिंगल डिजिट रैंक लाने के लिए चाहिए हमें बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो मिलने वाला है आपको हमारे प्रतिज्ञा बैच में। सो क्या क्या मिलेगा प्रतिज्ञा बैच में आपको मिलेंगे यहाँ पे लाइव लेक्चर्स, उसका पीडीएफ नोट्स, स्टडी किट, असाइनमेंट्स, उनका वीडियो सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी बहुत कुछ। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं 2026 एंट्रेंस के लिए या 2025 सीएसआईआर नेट एंट्रेंस के लिए, तो आप भी जुड़ सकते हैं वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी की टीम के साथ। Here is the information of Pratigya batch. So why to waste time? Just join the Ved Prep Biology Academy and register yourself. So चलिए अब अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विद द बैक्टीरियल जेनेटिक्स। मनीष, जो म्यूटेशन वाला पार्ट है आप माइक्रोबायोलॉजी में कंप्लीट कर लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में ही उसको कंप्लीट करा दिया जाता है। जो आप बोल रहे हैं ना म्यूटेशन, वो उसी में कंप्लीट हो जाता है। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। और ये है वन कंप्लीट शॉर्ट, इसमें हम पढ़ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस मीरा, वेरी गुड आफ्टरनून। तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स से आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जेनेटिक्स की बात हो रही है मतलब जीन्स की बात होगी, और बैक्टीरियल जेनेटिक्स मतलब बैक्टीरिया के हम जीन्स की बात करते हैं। और जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? अगर हम बात करें जीन्स की, वो प्रेजेंट किस पे है? आपके क्रोमोजोम पे, डीएनए पे जिसे आप कहते हैं, उस पे प्रेजेंट है आपके जीन्स। मनीष, वही सारी म्यूटेशंस की अगर हमने बैक्टीरिया में म्यूटेशंस करवाई है, जो भी आप म्यूटेशंस में पढ़ रहे हैं वही वाला म्यूटेशन वाला पार्ट उसमें पढ़ना है। वो सिर्फ क्योंकि आप अगर टॉपिक देख रहे हैं सभी में ना छोटे छोटे नाम से अलग अलग बता देते हैं। बहुत सारी जगह पे अगर आप सिलेबस देखोगे तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्जुगेशन लिख देंगे, उसे बैक्टीरियल जेनेटिक्स से अलग रख देते हैं। तो वही म्यूटेशन जो आप बाकी जगह पढ़ते हैं वही आपको वहां पे पढ़नी है। यस प्रीति, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, जीन्स हमने बोला प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे या फिर जिसे आप कहते हैं डीएनए पे। वैसे ही बैक्टीरिया में अगर आपने सुना होगा दो टाइप के डीएनए प्रेजेंट है, 2 डीएनए। आपका मैम 2 टाइप के डीएनए कैसे हो सकते हैं? यस, एक होता है आपका क्रोमोसोमल डीएनए और एक होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, एक है क्रोमोसोमल डीएनए और एक है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसमें क्या डिफरेंस हुआ? क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हम बोलते हैं आपका जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, और जो एक्स्ट्रा वाला है उसका तो नाम में ही आ रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा होगा ये। अगर एक्स्ट्रा है इसे आप और किसी नाम से जानते हैं, इसी को आप जानते हैं प्लाज्मिड के नाम से। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है बट सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म है वो है आपका प्लाज्मिड, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। इसे हम लग्जरी डीएनए भी कहते हैं, लग्जरी डीएनए भी कहते हैं। अगर मैं क्रोमोसोमल डीएनए की बात करती हूं तो वो रेप्लिकेट कैसे करता है, रेप्लिकेशन कैसे करता है, उसकी बात करते हैं। रेप्लिकेशन, तो क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन करता है थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इस पे आप देखते हैं क्वेश्चन भी आए हुए होते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं सीयूईटी जैसे एग्जाम में, तो बहुत डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अगर मैं प्लाज्मिड की बात करूं या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जिसे हम बोल रहे हैं उसकी बात करते हैं, तो ये अपना रेप्लिकेशन कैसे दिखाते हैं? इनका जो रेप्लिकेशन है वो होता है सिग्मा मोड, या फिर इसी को हम कहते हैं रोलिंग सर्कल रोल हो रहा है और रेप्लिकेशन हो रहा है। तो ये हमने जाना कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट्स अबाउट द क्रोमोसोमल डीएनए, जिसके ऊपर भी हमारे जीन्स प्रेजेंट है, और कुछ हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उसके ऊपर भी हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। यस मनीष, प्लाज्मिड देखो, अगर आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में इस टाइप से आपको आपका मेन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट मिलता है। ये क्या है? आपका क्रोमोसोमल डीएनए
या फिर आप बोल सकते हैं मेन जेनेटिक मटेरियल। इसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट जीन्स है ना, इंपॉर्टेंट जीन्स, जितने भी इंपॉर्टेंट जीन्स है वो सब इस पे प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कुछ इस फॉर्म में। ये क्या है आपका, इसको कहते हैं हम प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड ना मेन नहीं है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है दिस इज योर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा में है ये, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट जीन्स इतने खास प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है बट बहुत खास नहीं है, तो वो इस टाइप से प्रेजेंट रहता है। तो ये होता है प्लाज्मिड, जिसे हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। होपफुली अब आपको समझ आया होगा। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, अब हमें जो पूरे बैक्टीरियल जेनेटिक्स है उसमें जो हमें पढ़ना है वो है अबाउट द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में ही सब कुछ आगे पढ़ते हुए जाना है, क्योंकि क्रोमोसोमल डीएनए जब आप पढ़ते हो ना, वो आप प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, कहने का मतलब क्या हुआ, प्रोकैरियोट्स में कवर कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कवर कर लेते हैं। यहां हमें फोकस करके पढ़ना है अबाउट द प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या है, कैसे उनके फीचर्स हैं। मनीष, जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन प्रोसेस आप पढ़ते हैं अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में उसे कंप्लीट नहीं करते हो। थोड़ा सा बता देती हूँ, जब ये रेप्लिकेशन करते हैं, ये वाला पार्ट जब रेप्लिकेशन करेगा तो रेप्लिकेशन करते टाइम उसकी जो शेप बनती है वो कुछ थीटा जैसी बन जाती है, और ये जब रेप्लिकेशन करता है तो इसकी शेप कैसी बन जाती है, कुछ सिग्मा जैसी बन जाती है। बस इसीलिए इनका नाम ये पड़ा है, इसीलिए हम इसको ये कहते हैं। डिटेल में प्रोसेस जानना है तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। विशाल सर ने आपकी क्लास दी हुई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे रेप्लिकेशन के ऊपर कंप्लीट, तो आप वहां पे उसको चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, प्लाज्मिड अभी मेंशन किया था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। उसके साथ साथ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, क्लोज्ड है, सर्कुलर है। कुछ और अगर प्लाज्मिड के फीचर्स की बात करें, क्या ये सभी बैक्टीरिया में होता है या नहीं होता है, तो हम बोलेंगे सभी में है। प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है सभी में मिलेगा, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो। और किसे कहते हैं हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, लास्ट क्लास में विद द प्रोसेस हम समझ चुके हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका होता है। सभी में प्रेजेंट है। अब है क्या एक सेल के अंदर सिर्फ एक प्लाज्मिड होगा या उससे ज्यादा हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे मोस्टली मोर देन वन होते हैं, मोर देन वन प्लाज्मिड इन वन सेल। एक सेल के अंदर मोस्टली क्या होगा, एक से ज्यादा ही प्लाज्मिड देखने को मिलेगा। यस मिशिका, वेरी गुड आफ्टरनून। तो यही हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हुए चल रहे हैं। पहला, सभी बैक्टीरिया में है। दूसरा क्या जाना इंपॉर्टेंट, कि अगर एक सेल की भी बात करें उसमें भी एक से ज्यादा प्लाज्मिड हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सुपर कोइलिंग कैसी होती है। सुपर कोइल, अच्छे से जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा कोइल्ड हो जाना, तो वो वाली कोइलिंग यहाँ पे कौन सी होती है, हम बोलते हैं यहाँ पे नेगेटिव सुपर कोइलिंग होती है। नेगेटिव सुपर कोइलिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कौन सी सुपर कोइलिंग प्रेजेंट है। अगले पॉइंट की यहाँ पे अगर हम बात करें, सेंट्रोमेयर, टीलोमेयर प्रेजेंट है या नहीं है। सेंट्रोमेयर जो नॉर्मल क्रोमोसोम वगैरह पे प्रेजेंट होता है, उसके अलावा टीलोमेयर पार्ट, टीलोमेयर पार्ट, तो क्या वो यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। देखो स्ट्रक्चर में ही देख लेते हैं, कुछ इस टाइप से आपने अपने क्रोमोसोम्स देखे होंगे। तो ये जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है, दिस इज योर सेंट्रोमेयर। सेंटर में है ना, इसलिए सेंट्रोमेयर। और टीलोमेयर कहाँ होगा, यहाँ पे। ये जो मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज योर टीलोमेयर पार्ट। तो क्या कहा गया है कि जो प्लाज्मिड होता है उसके अंदर सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर दोनों ही कैसे होते हैं, एब्सेंट, दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यहाँ पे इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
इंट्रॉन्स क्या है? नॉन कोडिंग पार्ट है, जिससे कोई प्रोटीन्स वगैरह इतने इंपॉर्टेंटली नहीं फॉर्म हो सकते। तो क्या यहाँ पे इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? तो बोलेंगे यहाँ पे इंट्रॉन्स भी नहीं होते, इंट्रॉन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। मनीष, वो जो आप बता रहे हैं ना टीडीएनए, और वो होता है आपका टीआई प्लाज्मिड। यस, वो भी एक टाइप का प्लाज्मिड है। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, वो एक टाइप है। हर प्लाज्मिड में ऐसा नहीं होता है, टीडीएनए सभी में हो ना हो जरूरी नहीं है। चलिए, इंट्रॉन्स इसके पास नहीं होते। अगर मैं हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करूं, जैसे हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या इनके पास भी हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, तो हम बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं प्लाज्मिड के पास क्या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं? तो हम बोलेंगे यस, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसे मेंशन कर लेना, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। होते क्या है, इसे अगर हम वन वर्ड में जाने, दीज आर योर जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स हम इसको कहते हैं, जो जंप कर सकते हैं। यस, फ्रॉम वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेस, वो बाहर आते हैं एक प्लेस से और दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं। इतनी अच्छी कैपेबिलिटी होती है इन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की। तो क्या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जिसे हम सिंपल वर्ड में बोले तो ट्रांसपोजोन्स कहते हैं, तो क्या ट्रांसपोजोन्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं? तो हमारा आंसर होगा यस, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इसी टाइप से कुछ और फीचर्स, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉपी नंबर की, कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड, अगर मैं इसकी बात करती हूं, तो भाई हो सकता है किसी सेल के अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड प्रेजेंट हो, ये भी हो सकता है किसी सेल के अंदर बहुत कम प्लाज्मिड प्रेजेंट हो। उन्हीं बेसिस पे हम यहाँ पे टू टाइप्स देखने वाले हैं। व्हेन कॉपी नंबर हाई हो, कॉपी नंबर हाई है। दूसरा टाइप, जब कॉपी नंबर कम हो जाए। कितना ज्यादा और कितने कम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? मनीष देखो, ऐसे हो जाता है, जैसे अगर आप बात कर रहे हैं ना, ये एक डीएनए है, कुछ जीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, डिटेल हमें अभी नहीं समझना है, आगे समझेंगे बाद में। जैसे अगर हमने बोला ये एक जीन है, जीन ए, तो इसमें क्या होगा, और इसको जाना है यहां पे कहीं, ये एक दूसरी साइट है, यहां पे जाना है, इस वाली साइट पे एंटर करना है, तो इसकी यहां से कटिंग होगी, कटिंग होके ये पार्ट अलग हो जाएगा, अलग होके जहां पे जाना है वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कुछ कैसा दिखाई देगा? कुछ ऐसा। तो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक जगह से निकले हैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। आपके ही डीएनए में क्या करेंगे, एक जगह से निकलेंगे दूसरे डीएनए में जाके बैठ जाएंगे, बस ये डिफरेंस इसमें होता है। सभी जीन्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती कि एक जगह से निकले और दूसरी जगह पहुंच जाए। ये कैपेबिलिटी किसके पास है? कुछ ही जीन्स के पास है। नहीं होती मनीष, नहीं होती, ऐसे नहीं होती। यही तो स्पेशलिटी है ना फिर इनके पास की ट्रांसपोजेबल एलिमेंट सभी नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट जीन्स अगर ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सब नहीं जा सकते, कुछ जा सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं, इन्हीं को समझते हैं कि कॉपी नंबर अगर हाई है, हाई का मतलब क्या हुआ, पर सेल, एक सेल हम बोल रहे हैं 1000 तक है, 1000 नंबर्स हैं, और लेस का मतलब क्या हुआ, पर सेल में कितने ही प्लाज्मिड होंगे, सिर्फ एक या दो प्लाज्मिड होंगे। ज्यादा का मतलब बहुत सारे हैं, 1000 तक पहुंचे हुए हैं, और कम का मतलब एक ही सेल में एक या दो ही प्लाज्मिड आपको देखने को मिल रहा है। अगर ज्यादा होते हैं उसे हम कहते हैं रिलैक्स्ड प्लाज्मिड। रिलैक्स्ड, भाई रिलैक्स्ड कंडीशन है ना, इतने सारे हैं, रिलैक्स होके बैठा हुआ है प्लाज्मिड, इसलिए रिलैक्स्ड। अगर कम होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड। राइट, तो ये किस बेसिस पे थे कि अगर कॉपी नंबर ज्यादा है या फिर कॉपी नंबर कम है। होपफुली इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे कि कॉपी नंबर ज्यादा होता है तब क्या कहते हैं, अगर कॉपी नंबर कम होता है तो हम उसे क्या कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज द जीन ट्रांसफर, जिसे समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे काफी बार स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ऑप्शंस चूज कर जाते हैं। देखो, जीन ट्रांसफरिंग आपकी दो तरीकों से हो सकती है। जीन ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पर्सन टू दूसरा सेल। यस निधि, वेरी गुड आफ्टरनून। है ना, यहाँ पे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वही होगी, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन्स को भेजना, ट्रांसफर करना जीन ट्रांसफरिंग कहलाता है। दो तरीकों से हो सकता है। वो दो तरीके क्या है? या तो आप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, या आप कर सकते हैं कौन सा? वर्टिकल जीन ट्रांसफर। ठीक है, या तो आप भेज दें वर्टिकली या आप भेज दें हॉरिजॉन्टली। अब देखो, वर्ड में क्लियर होने वाला है, सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। हॉरिजॉन्टल में एच बन रहा है, ये तो आपकी टेक्निक भी है, एच बनता है। तो एच में क्या हो रहा है? ये इस पॉइंट पे फोकस रखना है। दैट मीन्स क्या होगा? सेम जनरेशन के बैक्टीरिया में ही आपस में क्या होने वाला है? जीन्स की ट्रांसफरिंग। ड्रॉ करके देखेंगे, ड्रॉ करके समझेंगे। ये एक बैक्टीरिया था, हम बोल रहे हैं ये बैक्टीरिया है कहां का? जनरेशन 1 का, जनरेशन 1 का। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये रहा इसका प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। अब हम बात कर रहे हैं कि इसने क्या किया? डिवीजन किया, बाइनरी फिजन, दो बन गए। दो बन तो गए, लेकिन क्या गड़बड़ हुई? जो प्लाज्मिड था वो सिर्फ एक के पास आया है, दूसरे वाला तो ऐसे ही रह गया है। यस निधि, लगभग क्लास डेली हो रही है अभी तो। चलिए, अब हम क्या बोल रहे हैं? एक जो जनरेशन 1 का बैक्टीरिया था, डिवीजन किया, डिवाइड करके दो सेल बनाए। दो सेल जब बनाए तो प्लाज्मिड किसके पास गया? सिर्फ एक के पास गया। ये है आपकी जनरेशन 2। ठीक है, इसके पास में सिर्फ एक ही के पास गया। तो अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इसको भी भेज देगा, इसकी एक कॉपी बनाएगा और इसके पास भेज देगा। क्या भेजेगा इसके पास? कॉपी। तो क्या हो जाएगा? ये यहां पे आ गया, ये रहा। तो क्या हुआ? एक ही जनरेशन, मतलब जनरेशन 2 के ही दोनों सेल थे, इसी के अंदर ट्रांसफरिंग हो रही है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफरिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफरिंग। यस निधि, जरूर। चलिए, इसमें देखिए, दोबारा से देखिए। अब निधि, हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफरिंग देख रहे हैं कि जो आपकी जीन ट्रांसफरिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, दोनों ही तरीकों से हो सकती है। हॉरिजॉन्टल क्या है और वर्टिकल क्या है, हमें वो समझना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब जीन की ट्रांसफरिंग हम सेम जनरेशन के सेल से कर रहे हैं। सेम जनरेशन, जैसे मैं अभी वाली जनरेशन हूँ, सेम जनरेशन हूँ अपनी फैमिली की, वही जीन, जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, मैं अपने ही किसी कजन में कर दूं तो हमारी सेम जनरेशन हो जाती है ना। तो उसी टाइप से बैक्टीरिया क्या करते हैं? सेम जनरेशन की सेल्स में अपनी जीन्स की ट्रांसफरिंग कर रहे हैं। जैसे हमने बोला, एक जनरेशन 1 का कोई सेल था, उसके अंदर प्लाज्मिड था। उस प्लाज्मिड को उसने जनरेशन 2 के सेल में सिर्फ एक ही वाले में भेजा था, इस एक ही में भेजा था। जब भेजा तो दूसरे वाला वैकेंट रह गया। वैकेंट रहा तो वो सर्वाइव थोड़ी कर सकता है, थोड़ी बहुत प्लाज्मिड वाले जीन्स उसे भी चाहिए। तो उसमें, उस कंडीशन में क्या होगा? जिसके पास वो प्लाज्मिड है वो दूसरे वाले सेल को उसकी कॉपी करके ट्रांसफर कर देगा। तो अब हम यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं? जीन ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स ऑफ सेम जनरेशन, सेम जनरेशन से जाना। अगर मैं बात करती हूं वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू डिफरेंट जनरेशंस। यहाँ पे हम दो डिफरेंट जनरेशंस की बातें कर रहे हैं। जैसे भाई, ये था आपका एक सेल दैट इज फ्रॉम जनरेशन 1। ठीक है, एक जनरेशन का सेल है और इसके अंदर अपना क्या प्रेजेंट है बच्चों? प्लाज्मिड। अब हमने क्या बोला? इसने किया है बाइनरी फीजन। जब फीजन किया तो ये बन गई इसकी जनरेशन 2, जनरेशन 2। जब ऐसा किया तो इसकी जो इस प्लाज्मिड की कॉपी है वो एक यहाँ पे गई, इसी प्लाज्मिड की एक कॉपी यहाँ पे आ गई।
फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। सो जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीजें जा रही हैं, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? वर्टिकल। इसी को किस नाम से जानते हैं? वर्टिकल के नाम से जानते हैं। मनीष ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे अभी। मनीष, प्लाज्मिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन या फिर नन ऑफ दीज। ये तो सिंपल सी बात है, अगर हमने बोला है ये डीएनए है तो डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड होने वाला है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ये था हमारा जीन ट्रांसफरिंग के दो मेथड, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल। अब हम थोड़ा सा फोकस करते हैं हॉरिजॉन्टलिंग पे, कि भाई सेम जनरेशन के सेल्स में आप किस तरीके से ट्रांसफरिंग कर सकते हैं। तो अगर हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफरिंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भेजना चाहते हो तो उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंटली आप पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहला दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड conjugation, and the third one is the transduction। ठीक है, क्वेश्चंस इससे जरूर आते हैं। नेट का क्वेश्चन उठा के देखोगे तब भी मिल जाएगा, और नेट में अगर आप जानना चाहते हो बैक्टीरियल जेनेटिक्स आपको कहां पढ़नी होती है, वो आपको अपनी जेनेटिक्स वाली यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 8 में पढ़नी होती है। ठीक है, तो यहीं पे आप इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम इसी के साथ। मनीष, चेंजेस तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉपी भेजी जाती है डायरेक्ट, पूरा सेम टू सेम तो जा नहीं रहा कि वही निकल के पहुंच गया है। तो जिसमें से जा रहा है उसके अंदर तो कोई चेंज ही नहीं आया, उसमें तो सिर्फ कॉपी बनी है। दूसरे के पास पहुंच गया तो हम उसमें बोल सकते हैं हाँ उसके अंदर अब जीन्स की एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो गई हैं। प्लाज्मिड जो नहीं था वो प्लाज्मिड आ चुका है, तो उसमें आप एक बारी को बोल सकते हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि वो जीन्स गए हैं तो आगे एक्सप्रेस भी होंगे। तो एक्सप्रेस होंगे तो जो पहले नहीं था वो देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट वन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहे, होता क्या है, इसे हम कहते हैं नेकेड जीन ट्रांसफर। नेकेड जीन ट्रांसफर, इसका क्या मतलब हुआ? नेकेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चा इसमें क्या होता है, मीडियम से बाहर, आउटसाइड से, मीडियम से, मीडियम या फिर आप स्लैश करके लिख सकते हो आउटसाइड, मीडियम। सो जीन सेगमेंट फ्रॉम मीडियम टू सेल। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो जीन सेगमेंट है वो आप कहां से भेज रहे हो? बाहर के एक मीडियम है वहां से भेज रहे हो एक सेल के अंदर। ये रहा आपका एक सेल, बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल में ये रहा आपका जीन सेगमेंट, और इसके अंदर जीन का नाम क्या है? जीन ए। तो हम क्या बोलेंगे? जीन सेगमेंट विद जीन ए। ठीक है, जीन सेगमेंट है और जीन सेगमेंट में जीन कौन सा है? ए जीन है। प्लाज्मिड है भाई, ये आपका बैक्टीरियल सेल है तो अपना खुद का यहाँ पे अपना क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। मिशिका, सीएसआईआर नेट में जो यूनिट है ना माइक्रोबायोलॉजी, वो एसएच नहीं है, फिर से बता रही हूँ, डिवाइडेड फॉर्म में है। जैसा मैंने बताया, जो बैक्टीरियल जेनेटिक्स वाला पार्ट पढ़ते हो वो यूनिट नंबर 8 में पढ़ते हो। जो इसका थोड़ा एनाटॉमी और इस टाइप का क्वेश्चन वाला पार्ट था, डोमेन्स वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था, वो आप सेल बायोलॉजी में भी कवर कर लेते हैं। उसके कुछ क्वेश्चन वहां पे भी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके डाइवर्सिटी वाले पार्ट में आ जाते हैं कि डाइवर्सिटी से रिलेटेड आ जाते हैं। तो इस टाइप से ये डिवाइडेड फॉर्म में है, एक साथ तो एसएच कुछ भी नहीं है इसका। चलिए
अब अगर हम इसकी बात करें तो इस पे क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरा बैक्टीरियल जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स में लगा लो आप आधी जेनेटिक्स तो यही पार्ट की पढ़ते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी। चलो अब हमने क्या बोला, ये तो है बाहर की दुनिया मतलब मीडियम, इसको आप अंदर भेज रहे हो इनसाइड द सेल। इसी ट्रांसफरिंग को आप क्या नाम देते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या हो चुका है? अंदर पहुंच चुका है। अब अंदर पहुंच के ऐसे ही थोड़ी प्रेजेंट रहेगा कि ऐसे ही बेचारा पड़ा हुआ है, नहीं, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, फ्यूज कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे और इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बन जाता है। जिस जीन को आप बाहर से भेज रहे हो उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्सोजीनोट। इसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्सोजीनोट के नाम से जानते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिखा रहता है एक एक्सोजीनोट है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सोजीनोट। अब हम थोड़ा ये समझते हैं कि क्या जितने भी हम एक्सोजीनोट भेज रहे हैं उन सब का फेट यही है कि वो अंदर जाए और इसके साथ अटैच हो जाए? क्या सभी का ये फेट होता है? तो एक बार उसके बारे में हम जानते हैं कि इस एक्सोजीनोट का फेट क्या है। फेट मतलब हुआ फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है इसका कि ये अंदर जाएगा, और क्या ऑलवेज सेम भविष्य है कि ये अटैच हो जाएगा। तो थोड़ा उसको फोकस करते हैं कि फेट क्या होने वाले हैं। फेट ऑफ एक्सोजीनोट इनसाइड बैक्टीरियल सेल, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के अंदर एक्सोजीनोट का फेट क्या होने वाला है, अब हम थोड़ा उसको जानते हैं। फेट ऑफ द एक्सोजीनोट। अब 3 तरीकों के फेट हो सकते हैं, या तो फर्स्ट वो डिग्रेड कर जाए, या फिर सेकंड वो नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन दिखाए, या फिर थर्ड वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन दिखाए। ठीक है, तो ये 3 तरीकों से इसकी फेट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो आप। जो आप एक्सोजीनोट बाहर से भेज रहे हो वो अंदर जाके क्या हो सकता है, या तो डिग्रेड हो जाए, खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने बोला है वो नेकेड जीन जा रहा है, उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और आपकी सेल के अंदर अगर कोई बाहर से अपना जीनोम भेज रहा है तो सबको पता है न्यूक्लियेजेस इतने सारे होते हैं। न्यूक्लियेजेस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ सके। डीएनए आ रहा है तो डीएनए को तोड़ सके, आरएनए आ रहा है तो उसको भी तोड़ सके। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, नेकेड जीन जा रहा है। देयरफॉर जो होस्ट सेल होगा, होस्ट सेल्स न्यूक्लियेजेस विल टेक एक्शन ऑन इट, ठीक है। क्योंकि वो बिल्कुल किसी प्रोटेक्शन के बिना जा रहा है, तो बिना प्रोटेक्शन के जाएगा तो वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियेजेस है। न्यूक्लियेजेस जैसे हम बोल रहे हैं भाई डीएनएजेस होते हैं, जैसे डीएनएज जो डीएनए तोड़ेंगे, या फिर आरएनए जो किसको तोड़ेंगे बच्चा, आरएनए को। तो ये यहाँ पे हमारा पहला फेट हम बोल सकते हैं होता है। नेक्स्ट फेट की हम यहाँ पे बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट फेट दैट इज नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होता क्या है नॉन होमोलोगस का मतलब, जो जीन हम भेज रहे हैं ना वो पहले से बैक्टीरिया के जीनोम में नहीं होगा। जीन जो किस पे प्रेजेंट है, एक्सोजीनोट पे। जीन इज नॉट प्रेजेंट ऑन बैक्टीरियल जीनोम। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नॉन होमोलोगस कब बोल रहे हैं कि जो हम जीन अपनी तरफ से भेजना चाह रहे हैं, जिसे हम एक्सोजीनोट कह रहे हैं, वो प्रेजेंट नहीं होता। कहां प्रेजेंट नहीं होता, बैक्टीरिया के जीनोम पे प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हमने ये ड्रॉ कर दिया बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल में ये रहा इसका खुद का क्रोमोसोमल डीएनए, तो हम इसे मेंशन कर देते हैं, इट इज योर क्रोमोसोमल डीएनए। इसे हम बाहर से भेज रहे हैं, ये रहा आपका एक्सोजीनोट। भेज दिया,
अब हम बोल रहे हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। देखो मिल गए। तो जो चीज पहले से क्रोमोसोमल डीएनए पे नहीं थी, उस पे कोई ऐसी चीज अगर आके जुड़ रही है, इसीलिए हम इसको टर्म दे रहे हैं नॉन होमोलोगस। होमोलोगस मतलब एक जैसे ये नहीं है, इसीलिए हमने इसको ये टर्म दे दी कि दोनों एक जैसे है ही नहीं। फिर भी इन्होंने क्या दिखा दिया, रिकॉम्बिनेशन शो कर दिया। अब हम बोल रहे हैं होमोलोगस। अब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर वो जीन नहीं था तो नॉन होमोलोगस। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो जीन हम अपनी तरफ से भेजना चाह रहे हैं, दैट इज जीन प्रेजेंट ऑन एक्सोजीनोट, जो प्रेजेंट है एक्सोजीनोट पे ऑलरेडी, इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनसाइड बैक्टीरियल सेल। अब आप उसी को क्या कर रहे हो, बैक्टीरियल सेल के अंदर भेज रहे हो, जो उसके पास थी। जैसे मैं बोलूं आपके पास पहले से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है और आपको कोई बोल रहा है फिर से ले लो, तो क्या इसकी क्या जरूरत है ना। तो वही वाला यहाँ पे काम हो रहा है, जिसकी पहले से उसके पास है और आपने फिर से दे दी, और सेम कोर्स की दे दी, कुछ अलग भी नहीं दे रहे हो, तो इसीलिए हम कह रहे हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, होमोलोगस। देखो ये हमने बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए बनाया और हमने क्या मेंशन किया, यहाँ पे ए वाला, ए जीन है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और अब आप इसको बाहर से क्या भेज रहे हो, एक एक्सोजीनोट। इस एक्सोजीनोट पे भी सेम जीन है। सचिन वेरी गुड आफ्टरनून। मनीष यहां से तो सब कुछ क्लियर है, आप एक बार थोड़ी अपनी क्वालिटीज को बढ़ा लीजिए, फोन वाली क्वालिटी को, वो मे बी उसकी वजह से थोड़ा हो रहा है। चलिए, अब ये एक्सोजीनोट जब बाहर से एंटर होगा, हमने बोला जो एक्सोजीनोट पे जीन है दैट इज जीन ए, वही सेम जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोमल डीएनए पे, और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, वो सेम पोजीशन पे जाके जुड़ेगा साइड में, ये रहा। तो एक ही जीन की कितनी कॉपीज हो चुकी हैं, 2 कॉपी। सेम जीन, एक ही जीन है दैट इज ए, लेकिन उसकी कॉपी कितनी है, विद 2 कॉपीज, उसकी 2 कॉपी हो गई है। 2 बार आपने ए लिखा है, 2 कॉपीज हो चुकी है। और जब ऐसी कंडीशन आती है कि किसी जीन की 2 कॉपीज हो जाए, इस कंडीशन को हम एक नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार ये वर्ड आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसमें भी यही याद रखना है कि किसी भी जीन की अगर हम बोल रहे हैं 2 कॉपी हो गई हैं एक ही सेल के अंदर, उस कंडीशन को हम कहते हैं मीरो डिप्लॉइड। मीरो डिप्लॉइड कंडीशन, इसे हम क्या कहते हैं, मीरो डिप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, मीरो डिप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। सो होपफुली ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि डिग्रेडेशन हो सकता है या तो पहला फेट था, दूसरा या तो नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, तीसरा या फिर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। क्या इतने पॉइंट्स क्लियर है, एक बार जल्दी से बताइए सभी लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्या ये वाले पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है। यस, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्या फेट हो रहा है, जान लिया है। अब हम थोड़ा सा ये जानते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। फीचर्स पे भी स्टेटमेंट बन के क्वेश्चंस आते हैं। फीचर्स फर्स्ट, देखो बाहर से नेकेड जीन से भेज रहे हैं, फिर से वही पहला पॉइंट तो यही होगा कि कैन बी डिग्रेडेड बाय न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस आके इसको डिग्रेड कर सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है इसको डिग्रेड करना। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि इसमें कोई डायरेक्शनल नहीं होते, मतलब नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये समझाते हैं इस पॉइंट को, क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप एक्सोजीनोट को भेज रहे हो तो वो एक्सोजीनोट इस सेल के अंदर कौन सी तरफ से जाएगी, क्या वो इस तरफ से एंटर होगी या फिर वो इस तरफ से एंटर होगी।
हमें कुछ नहीं पता, वो किसी भी तरफ से जा सकती है, तो इसलिए बोला ये नॉन डायरेक्शनल है, अपनी तरफ से कोई भी डायरेक्शन से एंटर कर सकती है। वैसे ही एक और टर्म आता है कि ये कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये एक्सोजीनोट जा रहा है और अंदर है क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनली अंदर आ चुका है। अब जब ये क्रोमोसोमल डीएनए में जुड़ता है, जुड़ते टाइम भी कोई भी एंड किसी भी एंड से एंटर करके जुड़ सकता है। भाई कोई भी एंड किसी भी एंड से जुड़ सकता है, इजीली जुड़ सकता है। इसी फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं कि ये नॉन पोलर है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम इसे क्यों कह रहे हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल है और ये नॉन पोलर क्यों है। नॉन डायरेक्शनल इसलिए कि जब वो एक्सोजीनोट जाता है तो वो कोई सी भी साइड से एंटर कर सकता है, सीधे भी जा सकता है या फिर उल्टा होके भी एंटर कर सकता है। और अंदर अगर एंटर कर चुका है, एंटर करने के बाद अब वो क्या कर रहा है, उसे बॉन्ड बनाना है दूसरे वाले क्रोमोसोमल डीएनए के साथ। बॉन्ड वो चाहे तो इस हाथ से और इस हाथ से बना ले या फिर रिवर्स करके भी बना सकता है। तो ये इसकी चॉइस हो सकती है, इसलिए हम बोल रहे हैं नॉन डायरेक्शनल है और नॉन पोलर है। कौन है ये, किसके फीचर लिख रहे हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाहर से भेज रहे हो, ये देखो कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिजिकल कॉन्टैक्ट तो कब होता है, जब आप दो सेल्स के बीच में ये प्रोसेस करवा रहे हो। यहाँ पे कोई सेल है ही नहीं, एक ही सेल है, तो बाहर से आप डाल रहे हो, इसलिए कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली चीजों को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें, आप ट्रांसफॉर्मेशन को नेचुरली भी कर सकते हो, मतलब बैक्टीरिया नेचुरली तो करते ही होंगे, उसके अलावा आर्टिफिशियली भी अपना कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, उसमें भी इसको यूज कर सकते हो। सो हम क्या बोल सकते हैं, कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं आपके, नेचुरल भी हो सकते हैं, उसके अलावा आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट जो आप बोल सकते हैं फीचर्स हैं। किसके हैं ये फीचर्स, ट्रांसफॉर्मेशन पूरे प्रोसेस के। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ जो हमने आज अपने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं, उसमें से हमने फर्स्ट दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। विद सम इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। मनीष, हमें यहाँ पे जो पढ़नी है ना चीजें, वो पढ़नी है नीट लेवल की नहीं पढ़नी है कि ग्रिफिथ और ये सब, हमें पढ़ना है हायर लेवल का, क्योंकि आपको सीयूटी देना है, सीयूटी वो भी पीजी वाला देना है। तो उसमें ग्रिफिथ के क्वेश्चंस तो चांस ही बहुत कम है, उसमें आपका मेनली जो पार्ट आता है वो इतने वाला पार्ट आता है। तो या तो छोटे वाली चीजें पढ़ लीजिए या फिर जो वो पार्ट पढ़िए जो आता है इंपॉर्टेंटली। तो हम तो वही पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेशन। योर नेक्स्ट पार्ट विल बी कॉन्जुगेशन। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफरिंग के पहला तरीका कौन सा था, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप नेकेडली बाहर से जीन को ट्रांसफर कर दो। अब हम बोल रहे हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को थोड़ा सा समझते हैं। हमने बोला ये था एक बैक्टीरियल सेल, ये है एक और बैक्टीरियल सेल, और ये भी एक बैक्टीरियल सेल है, ये है सेकेंड। अब हमने क्या बोला, पहले वाले बैक्टीरियल सेल के पास एक टाइप का प्लाज्मिड यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लाज्मिड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई सेकंड वाले के पास कोई प्लाज्मिड नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है, इसको यहाँ पे इसको भेजना होगा। भेजेगा किसकी हेल्प से, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा। ये क्या बनाएगा, यहाँ पे ऐसे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा। पाइलस की हेल्प से क्या फॉर्म करेगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिसकी हेल्प से ट्रांसफरिंग हो सके। और इसमें क्या होगा आपका, इसकी कॉपी ट्रांसफरिंग होगी, ऐसे ऐसे कॉपी बनाएगा इसकी और यहाँ पे भेज दी जाएगी। तो ये प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है, दो बैक्टीरियल सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। नेकेड जीन हो रहा है ट्रांसफरिंग, तो हम बोलेंगे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कैसी ट्रांसफरिंग हो रही है भाई, बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल्स। तो हम क्या मेंशन कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन इज अ प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, जीन्स की ट्रांसफरिंग हो रही है, जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर।
एक बैक्टीरियल सेल से आप किसके अंदर भेज रहे हो, दूसरे वाले के अंदर भेज रहे हो। किसकी हेल्प से भेज रहे हो, यूजिंग कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब को यूज करके भेज रहे हो, उसके बिना तो नहीं जा सकता। दोनों के बीच में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, जुड़ेंगे तभी ये चीज फॉर्म हो जाएगी। उसके लिए भी पास में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लोज आप बोल सकते हैं, एसोसिएशन इनके बीच में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्जुगेशन, क्या वो कॉन्जुगेशन किसी के बीच भी हो सकता है कि एक बैक्टीरिया आप ले रहे हो विब्रियो कोलेरा ऐसे, और एक आपने ले लिया है ये रहा स्पाइरेला, तो आपके किसी के बीच में भी करा सकते हो, तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो यही पॉइंट हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, अकर्स बिटवीन क्लोज रिलेटिव बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो काफी क्लोज है, क्लोज का मतलब क्या हुआ, वो सेम स्पीशीज है, सेम स्पीशीज है। अलग अलग स्पीशीज नहीं ले सकते हो कि कोई स्पीशीज दूसरी है कोई कुछ है, ऐसे नहीं, सेम स्पीशीज होनी चाहिए, तो आप उनके बीच में कॉन्जुगेशन करवा सकते हो। अब खुद बताओ, नेकेडली नहीं जा रहा है, तो दूसरे वाला जो डीएनए होगा या आउटर एनवायरमेंट के जो भी हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या वो एक्शन ले पाएंगे, तो हमारा होगा नहीं। सो ये क्या हो सकता है, फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस से फ्री है ये, इनके ऊपर इतनी जल्दी एक्शन नहीं होगा न्यूक्लियस का, क्योंकि ये बहुत अच्छे से इसमें आप बोल सकते हैं प्रोटेक्टेड फॉर्म में जीन की ट्रांसफरिंग यहाँ पे होती हुई आपको दिखाई दे रही है। सो होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि कॉन्जुगेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कैसे ट्रांसफरिंग हो रही है। सेम स्पीशीज होनी चाहिए, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होना चाहिए, और क्या ये सभी बैक्टीरिया में होता है, तो हम बोलेंगे यस, प्रेजेंट होता है इन ऑल बैक्टीरिया या फिर ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया में होगा। वो बैक्टीरिया चाहे आपके ग्राम नेगेटिव हो या फिर ग्राम पॉजिटिव हो, सभी में कॉन्जुगेशन मतलब करने की क्षमता होती है, सभी लोग कर सकते हैं। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को समझे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल हम यहाँ पे किसका ले रहे हैं, एफ प्लाज्मिड। एक टाइप का प्लाज्मिड है जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड की फुल फॉर्म बोले तो एफ है ना, एफ मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ठीक है, एफ प्लाज्मिड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। अब यहाँ पे ना आपको एफ प्लाज्मिड 3 टाइप के देखने को मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, मार्क कर लेना। जिसने नोट्स पहले बना रखे हैं और रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, मार्क नहीं किया तो वो मार्क कर लेना, और जो अभी अभी बना रहा है या बनाओगे तो उस पॉइंट पे भी इसको मेंशन करके रखना, इंपॉर्टेंट पेज होने वाला है। मतलब सोचो इसमें से नेट में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सीवीटी वगैरह में तो बहुत चांसेस है इसके आने के। अगर मनीष कॉन्जुगेशन ट्यूब बीच में ब्रेक हो गई तो पूरा नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर ब्रेक नहीं हुई है तो पूरा ट्रांसफर होगा, छोटा नहीं होगा, तभी तो प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा है। प्लाज्मिड का साइज वैसे ही छोटा है, तो वो इजीली पूरा हो जाता है। जितनी देर की ट्यूब होती है ना उतनी देर में वो ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट, अब हमने बोला ये है आपके 3 टाइप के, एक होता है F प्लस फॉर्म, एक होता है आपका HFR फॉर्म, और एक होता है आपका F डैश फॉर्म। क्या डिफरेंस है वो अभी देखते हैं। उसके अलावा आपको पता है भाई ट्रांसफरिंग करनी है। जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा, ये बैक्टीरिया कैसा था, जिसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं था, तो हम बोलेंगे ये है नेगेटिव, जिसके अंदर कुछ नहीं है। एक है जिसके पास प्रेजेंट था, इसको कह देते हैं पॉजिटिव। वैसे ही यहाँ हो रहा है, वो बैक्टीरिया जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है, एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है, नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। उसे हम किस नाम से जानने वाले हैं, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम से जानने वाले हैं। होपफुली ये पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। जिसके पास नहीं है दोज आर एफ नेगेटिव। मनीष देखो, मेन आप बोल रहे हो ना, मेन तो दोनों में है, ये रहा मेन वाला, ये तो दोनों में था। अब हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा, दैट इज प्लाज्मिड, वो यहां से यहां जा रहा है और वो कॉपी बन के जा रहा है, कॉपी होके जा रहा है, खुद से वहां नहीं जा रहा है कि ये खाली हो जाए वहां पहुंच जाए, कॉपी जा रही है। तो प्लाज्मिड भी दोनों में रहेगा और मेन जीनोम भी दोनों में ही रहेगा, खाली कुछ नहीं होगा। चलिए
थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करके बैठना सबको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और चीजें समझनी है आपको यहाँ पे। अब हमने बोला F प्लस फॉर्म क्या होती है भाई, वो बैक्टीरिया जिसके पास F प्लाज्मिड है उसे हम कह देंगे F प्लस फॉर्म। सो दिस इज योर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास ये रहा अपना मेन क्रोमोजोम, मेन क्रोमोजोमल डीएनए, ठीक है। अब हमने क्या बोला, इसके पास प्लाज्मिड F प्लाज्मिड है। तो इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, F प्लस प्लाज्मिड कह दिया। तो HFR क्या है, किसको कह रहे हैं हम HFR? इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। मतलब इसकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है क्या बनाने की, रिकॉम्बिनेंट चीज बनाने की। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। ये रहा आपका बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में मेन जीनोम था, अब ये रहा मेन जीनोम। ठीक है, ये रहा मेन जीनोम और आपके पास क्या प्रेजेंट था यहाँ पे, F प्लाज्मिड। क्योंकि सेम कलर से बना रही हूँ तो अब मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ व्हाट इज F प्लाज्मिड एंड व्हाट इज क्रोमोसोमल डीएनए। सो ये दोनों आप क्या जुड़ करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट। और जुड़ेंगे कैसे, ये रहा ऐसे, और यहीं पे इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा आपका, ये वाली फॉर्म। तो दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म बनाएंगे। क्या यहाँ पे कंप्लीट मेन वाला हुआ है, तो हम बोलेंगे यस, पूरा का पूरा कंप्लीट क्रोमोसोमल डीएनए जुड़ेगा प्लस प्लस इस रिकॉम्बिनेंट के अंदर। कंप्लीट तो आपका क्रोमोसोमल भी है और कंप्लीट ही क्या है, F प्लाज्मिड है। तो दोनों कंप्लीट जुड़ जाएंगे। जब दोनों कंप्लीट जुड़ जाएंगे, उस फॉर्म को हम किस नाम से जान रहे हैं, उस फॉर्म को हम किस नाम से जान रहे हैं, HFR फॉर्म। तो अब जो ये स्ट्रक्चर बना है ये है HFR, और सिर्फ ये था तो कह रहे थे F प्लाज्मिड। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं कि HFR फॉर्म में क्या क्या चीजें, मतलब HFR फॉर्म कैसे बना है। तो कंप्लीट उसके अंदर मेन क्रोमोसोमल डीएनए है और कंप्लीट ही उसके अंदर F प्लाज्मिड है। बात करते हैं F डैश की। इस पॉइंट को और अच्छे से समझना है। ये रहा आपका बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने बोला ये रहा उसका मेन जीनोम। इस मेन जीनोम पे हम बोल रहे हैं कटिंग साइट्स है जो सेम है, दैट इज यहां से यहां नंबर्स मेंशन कर देते हैं। ये रहा फर्स्ट कटिंग साइट, ये रहा सेकंड कटिंग साइट। उसके बाद भाई हमें बोला हमारे पास F प्लाज्मिड भी है, तो ये रहा F प्लाज्मिड। F प्लाज्मिड के पास भी ऐसी एक साइट है जिसे हम कह रहे हैं नंबर 3। इन तीनों साइट का हम बोल सकते हैं सेम इंसर्शन सीक्वेंस। जब आप इस सीक्वेंस को रीड करोगे, सीक्वेंस करोगे, तो वो सेम है, एज इट इज है। तो आप कटिंग करोगे उसके लिए भी चीजें सेम चाहिए, राइट? ओके मनीष, देखो HFR में क्या हो रहा है, हमने बोला कंप्लीट क्रोमोसोमल डीएनए है, कंप्लीट आपका F प्लाज्मिड है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों को कट किया। जब कोई चीज सर्कुलर है, दिस इज सर्कुलर, कट करोगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा। एक और यहाँ पे सर्कुलर था, इसको भी कट किया तो ओपन। दोनों को जोड़ दिया तो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म बन गई। यहाँ पे भी यही हुआ है, मेन को भी ओपन अप कर दिया, F प्लाज्मिड को भी ओपन अप कर दिया और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ोगे दो अलग अलग जीनोम है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो उसी रिकॉम्बिनेंट को हम क्या कह रहे हैं, HFR फॉर्म कह रहे हैं। तो HFR किससे बना है आपका, हम बोलेंगे कंप्लीट क्रोमोसोमल डीएनए से और कंप्लीट F प्लाज्मिड से। वही बात करें F डैश की, तो हम बोल रहे हैं जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए है उसके ऊपर दो इंसर्शन सीक्वेंस है जिसकी सीक्वेंसिंग सेम है, फर्स्ट एंड सेकेंड। और एक जो आपका F प्लाज्मिड है उसके ऊपर भी एक इंसर्शन सीक्वेंस है जिसका हमने नंबर दे दिया है 3, हेल्पिंग के लिए दिया ताकि आपको अभी जब मैं समझाऊंगी स्टेप तो समझ आ जाए। अब आप क्या करने वाले हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया खुद से ही क्या करता है, यहाँ पे कटिंग करता है। कहाँ पे, एक तो इस सेकंड वाली प्लेस से और एक इस फर्स्ट वाली प्लेस से। जब कट करोगे तो फर्स्ट ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, देखो ये हिस्सा अलग हो जाएगा, राइट? इसके कोने पे था 1, इसके कोने पे था 2, अलग हो गए।
जब अलग हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, सर्कुलराइज हो जाएंगे, छोटा सा ये अलग हो जाएगा। और जो बचा हुआ हिस्सा है दैट इज यहाँ पे अलग से, यहाँ पे भी कोने पे 1 और 2 तो रह गया ना, तो ये जो अलग से हिस्सा है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, क्योंकि ये भी ओपन हुआ है कहां से, थर्ड वाली साइड से। इस 3 वाले को भी हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया यहां से, राइट। तो तीनों को कट किया है। कट करने के बाद फर्स्ट और यहां से जब कट किया तो ये जो ऊपर वाला ये जो इतना हिस्सा है ये क्या हो चुका है, अलग अलग हुआ, सर्कुलराइज हो गया। बचा हुआ हिस्सा इस वाले एफ प्लाज्मिड के साथ जुड़ जाएगा। देखो ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। और ये नंबर मैं मेंशन क्यों कर रही हूं, ताकि आपको पता लगता रहे कि कौन किससे जुड़ रहा है। तो होपफुली अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो एफ डैश फॉर्म में क्या क्या चीजें जुड़ रही हैं, ये बना है एफ डैश। तो क्या यहाँ पे कंप्लीट क्रोमोसोमल डीएनए, जल्दी से एक बार आप ही लोग कमेंट करके बताओ, क्या इस एफ डैश कंडीशन में कंप्लीट पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पे कंप्लीट क्रोमोसोमल डीएनए था, तो क्या यहाँ पे भी कंप्लीट क्रोमोसोमल डीएनए है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए भाई। आप ही लोग कमेंट करेंगे और आप ही लोग बताएंगे। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। यस, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, क्या इस एफ डैश फॉर्म में कंप्लीट है या नहीं है? यस, मिशिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, नहीं है पूरा। पूरा कैसे हो सकता है, ये आधा पार्ट तो रिमूव हो गया ना, ये तो अलग हो चुका है, इसने अपना सर्कुलराइज बना लिया है, तो जब बचे हुए पार्ट नहीं तो स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट किया है, यस, इनकम्प्लीट है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि F+ वाले बैक्टीरिया में क्या क्या चीजें होती हैं, सेपरेट प्लाज्मिड होते हैं, कि क्रोमोसोमल डीएनए अलग से है प्लस में, ठीक है, उसके साथ क्या है आपका F प्लाज्मिड। तो जब ये F+ बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन करेगा F- के साथ, ठीक है, इधर F- है, तो अगर ये F- के साथ कॉन्जुगेशन करेगा तो आप खुद बताओ उसके पास किस चीज को भेजेगा, सिर्फ F प्लाज्मिड को, F प्लाज्मिड ओनली, क्योंकि अलग से है, सेपरेट है। ये देखो स्ट्रक्चर अलग से था, अलग से उठ के चला जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नेक्स्ट बैक्टीरिया, दैट इज योर HFR बैक्टीरिया। अब भाई इस HFR बैक्टीरिया में तो क्या है, आप बोल सकते हो रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर है, चीजें जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं, कि क्रोमोसोमल डीएनए भी जुड़ा हुआ है, प्लस में F प्लाज्मिड भी जुड़ा हुआ है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो बैक्टीरिया के पास क्या जाएगा, दोनों चीजें जाएंगी, क्रोमोसोमल डीएनए भी आएगा प्लस F प्लाज्मिड भी आएगा, दोनों चीजें आएंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो HFR हो गई। नेक्स्ट है आपका F- बैक्टीरिया। तो हम बोलेंगे F- में भी रिकॉम्बिनेशन हुआ है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन कैसा हुआ है, इनकम्प्लीट तो डीएनए है, मतलब क्रोमोसोमल डीएनए है, प्लस में कंप्लीट है आपका F प्लाज्मिड। तब इसके बाद जब आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मतलब F- के अंदर क्या चीजें जाएंगी, तो वही क्रोमोसोमल डीएनए भी जाने वाला है, जितना भी है थोड़ा बहुत वो जाएगा, प्लस में F प्लाज्मिड जाएगा। अब आप ये कंडीशन बताओ, इन दोनों की एक कंडीशन देखेंगे अब हम, वो क्या है, इन दोनों ही कंडीशन में F प्लाज्मिड तो एंटर कर ही रहा है, वो तो ठीक है, प्लस में क्रोमोसोमल डीएनए भी कर रहा है। सो क्या क्रोमोसोमल डीएनए ऑलरेडी, जिस कोई भी बैक्टीरिया है उसके अंदर क्रोमोसोम तो होगा ही ना, खुद का बैक्टीरिया मतलब खुद का जीनोम तो प्रेजेंट होगा ही। तो वही यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो ऑलरेडी कहां पे होगा, ऑलरेडी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, और बाहर से भी आप भेज रहे हो, तो इस कंडीशन से फिर से क्या होगा, इससे फिर से क्या होगा,
डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी, डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी, जीन्स की नंबरिंग डबल हो जाएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी किसकी, क्रोमोसोमल डीएनए की। और इसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा ना, उसी को कहते हैं हम क्या, मीरो डिप्लॉयड कंडीशन। दोबारा से सोचते हैं इसको, दोबारा से समझते हैं। पीछे हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, ये देखो, हमने यहाँ पे सिर्फ एक जीन की बात करी थी कि ए जीन पहले से था जीनोम में, बाहर से भी दे दिया, जीन की डबल कॉपी हो गई, मीरो डिप्लॉयड। अब हम क्या बोल रहे हैं, पूरे के पूरा क्रोमोसोमल डीएनए ही दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है। इस बैक्टीरिया में खुद का भी था, ठीक है, खुद का इटसेल्फ क्रोमोसोमल डीएनए, खुद का क्रोमोसोमल डीएनए भी था, आपने भी दे दिया। तो उन क्रोमोसोमल डीएनए पे जो भी जीन्स थे उनके नंबर्स क्या हो चुके हैं, डिप्लॉयड हो चुके हैं। उनके नंबर्स डिप्लॉयड हो गए, डिप्लॉयड हो गए, उसी कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, मीरो डिप्लॉयड कंडीशन। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है इन द CSIR नेट, ठीक है, CSIR नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से F प्लाज्मिड हैं इन तीनों में से जिस कंडीशन में मीरो डिप्लॉयड कंडीशन फॉर्म होती है। तो आपका आंसर यहीं पे है, दैट इज HFR एंड F डैश, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से क्या हो रहा है, क्रोमोसोमल डीएनए दोबारा से जा रहा है तो कॉपी डबल हो जा रही है, और डबल हो रही है तो कंडीशन क्या है, मीरो डिप्लॉयड। क्या इतने पॉइंट्स क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी। मनीष, प्लाज्मिड दूसरे में नहीं था पहले से, प्लाज्मिड नहीं था, मेन क्रोमोसोम पहले से था, तो वो बढ़ रहा है इसलिए मीरो डिप्लॉयड हो रहा है। प्लाज्मिड पहले से नहीं है, प्लाज्मिड पहले से हो तो हम भेजेंगे ही क्यों, प्लाज्मिड के भेजने के लिए तो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। यस, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसके कुछ फीचर्स लिख लेते हैं। चलिए इसके अब हम कुछ फीचर्स लिख लेते हैं, फीचर्स ऑफ कॉन्जुगेशन। फीचर्स ऑफ कॉन्जुगेशन, जैसे हमने उसकी बात करी थी इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की, कि उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये भाई पोलैरिटी एग्जिस्ट, यहाँ पे पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स कौन किससे जुड़ेगा, किससे बॉन्ड बनाएगा, कौन किससे जुड़ेगा, कौन किससे बॉन्ड बनाएगा, वो वाली पोलैरिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, पोलैरिटी है, ठीक है, उसके अलावा इसमें क्योंकि हमने बोला था नेकेड चीजें नहीं जा रही हैं, सेल के थ्रू ट्रांसफरिंग हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियेसिस, न्यूक्लियेसिस से बचे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, टाइम पे डिपेंड हो गया कि कितने टाइम पे कितने स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या मेंशन कर रहे हैं, इट इज अ टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। होपफुली ये बात समझ आई होगी। इसी के साथ थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सो हमने जो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन करे थे, साथ साथ हम मेंशन कर देते हैं कि हाँ, हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है और कॉन्जुगेशन कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, ट्रांसडक्शन। तो अब हम ट्रांसडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। चलिए ट्रांसडक्शन किसे कहते हैं हम, ट्रांसडक्शन। अभी हमने दो तरीके देखे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफरिंग के ऑलरेडी, तीसरा तरीका है ट्रांसडक्शन का। ये हमारा क्या प्रेजेंट है, ये रहा बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल में हम बोल रहे हैं ये रहा इसका खुद का जीनोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए, खुद का जीनोम है। अब इसको इन्फेक्शन कौन कॉज करने आ गया है, बैक्टीरिया। ये रहा बैक्टीरियोफाज आ चुका है। बैक्टीरियोफाज के पास क्या है, ये रहा अपना जीनोम, ये एंटर कर देगा, तो ये हमने क्या बोल दिया, ये है आपका वायरल डीएनए। अब ये वायरल डीएनए में हम क्या डाल सकते हैं, अपने जीन्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि जो वायरल डीएनए है वो अब किसके साथ जुड़ सकता है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ
इंसर्ट हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ट्रांसफरिंग किसकी हेल्प से करी है? वायरस की हेल्प से करी है। सो ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसफरिंग ऑफ जीन बाय यूजिंग वायरस। वायरस को यूज करना है। और बैक्टीरिया के लिए वायरस भी कौन सा जरूरी होता है? बैक्टीरिया के लिए वायरस भी कौन सा जरूरी होता है? बैक्टीरियोफाज। भाई बैक्टीरियोफाज क्या है? एक वायरस है, इस पॉइंट को याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं बैक्टीरियोफाज खुद एक बैक्टीरिया, नहीं, बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस। अब अगर हम ट्रांसडक्शन की बात करें, इसमें आपको दो साइकिल्स देखने को मिलती है। दो साइकिल्स देखने को मिलती हैं। एक होती है आपकी लाइसोजेनिक और एक होती है आपकी लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल, दो साइकिल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी को अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो सभी ने पढ़ी हुई है पर हमें समझनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक इस टाइम पे क्या कोई हम बोल सकते हैं क्या जो वायरस आ रहा है वो उस बैक्टीरिया को किल कर देता है? तो हम बोलेंगे नहीं, बैक्टीरिया किल नहीं होता। सो बैक्टीरिया विल नॉट बी, ठीक है, बैक्टीरिया जो है उसकी किल नहीं होता, वो सही रहता है। देखो क्या होने वाला है समझते हैं। हमने बोला ये रहा आपका बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में इसका खुद का जीनोम प्रेजेंट था, और इसको इन्फेक्शन किसने कॉज कर दिया है? एक वायरस ने। जब इन्फेक्शन कॉज किया तो इसके अंदर वायरस का जीनोम आ चुका है। फर्स्ट स्टेप तो यही था, सबसे सिंपल फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा वायरल का किसके अंदर? बैक्टीरियल डीएनए में। सो हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए इनटू बैक्टीरियल डीएनए। तो दोनों चीजें आपस में जुड़ जाएंगी। तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें जुड़ गई है। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्रोफाज। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्रोफाज। प्रोफाज क्या है आपका? क्रोमोसोमल डीएनए है इसमें ऑफ बैक्टीरिया, प्लस क्रोमोसोमल डीएनए है इसमें ऑफ वायरस। तो दोनों का मिक्सचर को हम क्या कह रहे हैं? प्रोफाज कह रहे हैं। तो ये हमने क्या देखा? सेकंड स्टेज, ये है सेकंड फेज। अब इसके बाद क्या होगा? कॉपी नंबर बढ़ाना है, थर्ड स्टेज आएगी। ठीक है, थर्ड स्टेज आएगी। थर्ड स्टेज में क्या होगा? कॉपी नंबर इंक्रीज होंगे, रेप्लिकेशन होगा ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और बैक्टीरियल डीएनए के साथ तो जुड़ा हुआ है वायरल डीएनए, तो वायरल डीएनए भी क्या करेगा? रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन होगा बैक्टीरियल डीएनए का। वायरल डीएनए रेप्लिकेट अलोंग विद इट। ठीक है, और वायरल डीएनए उसी के साथ क्या करेगा? रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर देगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं अब हम ड्रॉ करके। हम बोल रहे हैं ये रेप्लिकेट करेगा। बच्चा जब रेप्लिकेशन होगा उसके बाद क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं बाइनरी फ्यूजन होना, मतलब डिवीजन हो जाना। 1 से 2 बन जाएंगे। तो 1 से 2 बन गए, दैट मीन्स प्रोजेनी में पहुंच गई है। आपकी जो भी वायरल था उसने अपनी चीज को, अपने जीन्स को कहां तक भेज दिया है? प्रोजेनी तक भेज दिया है। तो ये जो साइकिल है जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जीन्स की आगे ट्रांसफरिंग हो रही है, उसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक। इसमें बैक्टीरिया मरता नहीं है, सिर्फ चीजें आगे ट्रांसफर होती है। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? लाइटिक साइकिल की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइटिक साइकिल, बच्चा लाइटिक साइकिल की वजह से क्या हो सकता है? बैक्टीरिया मर सकता है।
बैक्टीरिया विल डाई, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लाइटिक साइकिल के अंदर क्या होता है, कब होती है, सबसे पहले जब बैक्टीरिया को मतलब वायरस जो है वो फील कर लेता है। क्या फील करता है कि जो बैक्टीरिया है जिसको उसने इन्फेक्ट किया हुआ है वो अभी मतलब ज्यादा हेल्दी नहीं रहा है, उसके अंदर बहुत सारी म्यूटेशंस हो रही है, तो इस चीज को वायरस पहले से ही फील कर लेता है। अब इसी पॉइंट को मेंशन करते हैं, व्हेन वायरल या फिर वायरल डीएनए फील्स बैक्टीरियल सेल is not healthy anymore। ठीक है, जब उसने फील कर लिया है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो अभी और ज्यादा हेल्दी नहीं रहा है, म्यूटेशन हो रही है, अच्छे से डिपेयर नहीं कर पा रहा है अपने जीनोम को, गड़बड़ चल रही है, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये देखो हमने छोड़ा था उसको कैसे, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमने छोड़ दिया था। जैसे ही फील हुआ कि कोई खतरा होने वाला है, बैक्टीरिया तो मर जाएगा अभी थोड़े टाइम बाद, तो वो क्या करता है, खुद को इससे अलग कर लेता है, खुद को अलग कर लेता है, अलग कर लिया वायरल जीनोम, वायरल जीनोम था ये, तो वायरल डीएनए अलग हो चुका है, सेपरेट होगा, और सेपरेट होके क्या करेगा, अपना अपने ही नंबर्स बढ़ाता रहेगा। वो बहुत सारे नंबर्स बढ़ा लेगा। ठीक है, रेप्लिकेट करेगा और नंबर्स बढ़ा लेगा। और उस डीएनए का यूज करके और क्या बना लेगा, जो आउटर कवरिंग थी ना उसकी, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं, उस कैप्सिड को फॉर्म कर लेगा। यूजिंग डीएनए फॉर्म कैप्सिड, कैप्सिड, कैप्सिड मतलब आउटर कवरिंग, ठीक है, उसको फॉर्म कर लेगा। ये देखो, तो कुछ ऐसी थी, वो भी यहीं पे ऐसे बनने लग जाएगी। जब सब कुछ सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी तो लास्ट स्टेप में क्या होने वाला है, लिबरेशन। बैक्टीरिया को तोड़ देंगे, बर्स्ट कर देंगे और पैक होके, बैक्टीरियोफाज पूरा पैक होके उसके बहुत सारे नंबर, एक नहीं बहुत सारे नंबर बाहर आ जाएंगे ऐसे। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जीनोम। लिबरेट हो जाएंगे बाहर, और जो बचे हुए ये जो डेब्रीज हैं, ये जो मरे हुए बैक्टीरिया की जो डेब्रीज हैं, ये क्या है आपकी डेब्रीज ऑफ डाइड बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो बच गई हैं इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है आपकी डेब्रीज हैं, बचा हुआ कूड़ा है जो बैक्टीरिया मर चुका है उसका। सो ये बैक्टीरिया जो था इसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है यहाँ पे। सो ये हमने समझी आपकी लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। क्या आपको इतने पॉइंट्स क्लियर है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।